दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम। आप सभी को मेरा नमस्कार। अपने अगले प्रैक्टिस टेस्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद ये कर रहा हूँ कि मेरी आवाज़ ठीक ढंग से आप सभी तक पहुँच रही होगी। तो अगले प्रैक्टिस सेट में मैं आपके लिए कुछ और भी बेहतरीन शानदार से क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इसकी शुरुआत कर लेते हैं, ठीक है। तो बिना किसी देर दोपहर के हम लोग इस पहले क्वेश्चन से अपनी शुरुआत करते हैं। और मित्र, पहला क्वेश्चन अपने स्क्रीन पर ये रहा। हाँ, आपको एक चीज स्क्रीन में ऊपर और भी लिखी दिखाई दे रही होगी, यहाँ से ऐसे दिख रही। मैथ का कंप्लीट फाउंडेशन बैच आपको अभी सिर्फ 99 रुपए में मिल जाएगा। 15 अप्रैल 2025 तक फ्री टेस्ट पास और लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। ऊपर हमारे पास कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ, सपोर्ट का नंबर है। आप उस पर कॉल, इंक्वायरी, कुछ भी जो चाहें वो कर सकते हैं जानकारी के लिए। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। कहता है समबाहु त्रिभुज एबीसी में डीईएफ क्रमशः एबी, बीसी और एसी भुजाओं के मध्य बिंदु है, तो चतुर्भुज बीईएफडी किस प्रकार का होगा। अब देखो जरा इसको समझो। हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, और इसका नाम दिया है हमारे पास ए, बी और सी। इसकी ए बी भुजा का मध्य बिंदु है डी, ये मध्य बिंदु हो गया डी। ठीक। बीसी भुजा का जो मध्य बिंदु है वो है अपने पास ई, तो ये हो गया ई। और बीसी भुजा का मध्य बिंदु ई है, तो वो ई यहां पर होगा। बीसी भुजा का मध्य बिंदु ई यहां पर होगा, ये बीसी भुजा है। और एक मध्य बिंदु एफ और मिलेगा, वो आपको एसी भुजा पर मिलेगा, ये हो गया इनके मध्य बिंदु। तो कह रहा है अगर हम चतुर्भुज बीईएफडी को देखते हैं, बीईएफडी यानी इसको यहां से ऐसे मिला दिया, इसको ऐसे मिला लिया, और ये अपने पास ऐसे है। तो ये बीईएफडी जो है हमारे पास किस प्रकार का चतुर्भुज होगा। मैं आपको क्या समझाने और क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं उसको समझना और देख लेना मेरे प्यारे भाई। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। ये एंगल 60 डिग्री का होगा। आप बोलोगे हाँ सर, करेक्ट। ये एंगल 60 डिग्री का हुआ, तो ये वाला जो कोण होगा, ये वाला, ये 120 डिग्री का होगा। पूछो क्यों होगा, अभी मैं आपको बताता हूं क्यों होगा। सबसे पहले एक चीज को देखना कि अगर ये समबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज की मध्य भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से जो रेखा बनती है, ये रेखा समबाहु त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने से ये जो रेखा डीएफ बनी है, ये हमारे पास बीसी रेखा की समांतर होगी। डीएफ भुजा जो होगी सबसे पहले वो बीसी भुजा के समांतर होगी। और दूसरी चीज, क्योंकि ये मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनी है, तो डीएफ भुजा बीसी भुजा का आधी भी होगी। तो डीएफ भुजा जो है वो बीसी भुजा का आधी भी होगी। ठीक। अब एक बात तो समझ में आ गई कि डीएफ भुजा और बीई भुजा समांतर भुजाएं हैं। तो अगर समांतर भुजाओं में इन कोणों की बात करें, जिसमें अगर ये 60 होगा तो 120 होगा। उसी तरीके से अगर ये 60 होगा तो ये हमारे पास क्या होगा, 120 होगा। और अब भुजाओं की बात कर लेते हैं कि भुजाएं क्या क्या होंगी। मानते हैं कि हमारे पास इस समबाहु त्रिभुज की बीसी भुजा, समबाहु त्रिभुज था तो अगर मान लेते हैं कि ये 2x होगी, इसका मध्य बिंदु था, तो यहां से यहां तक की भुजा x होगी। आप बोलोगे हाँ, ये भुजा भी x हो जाएगी। हाँ हो जाएगी, हो जाएगी ना। बीई भुजा जो है वो डीएफ के बराबर होगी, तो ये भी x होगी। हाँ सर, ये भी x होगी। ये डीबी भुजा एफ के समांतर और बराबर होगी, यानी ये भी x होगी। तो हमारे पास एक ऐसा चतुर्भुज आ गया है जिसकी चारों भुजाएं तो बराबर है, लेकिन कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं है। तो ऐसा चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं तो बराबर हो, लेकिन वो कोण कोई भी 90 डिग्री का ना हो। तो विषम कोण कह सकते हो, या वो रोम्बस कहलाता है। ये कौन सा चतुर्भुज होगा, तो आप बोलोगे रोम्बस होगा, यानी कि सम चतुर्भुज होगा। ये आपके प्रश्न का आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। क्लियर हुआ ही होगा सभी को, ये 100% श्योर है। अगला सवाल ये देखें, यदि एक चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल के कोणों का अनुपात दिया है, मतलब चतुर्भुज के कोणों का अनुपात अपने पास दिया हुआ है, क्या रहा है, तो सबसे बड़ा कोण जो है वो डिग्री में क्या होगा। ठीक है ना। अब समझना, इस चतुर्भुज के क्वाड्रिलेटर के कोणों का अनुपात 3, 5, 9 और 13 दिया हुआ है। तो सबसे बड़ा कोण जो होगा ना, वो 13 से कटने वाली संख्या होगी, 13 का मल्टीपल होगा। अब यहां पर ये चेक करो, 13 से ये संख्या तो कट नहीं सकती, 13 से ये संख्या कट नहीं सकती, 13 से ये संख्या नहीं कट सकती, 13 से सिर्फ एक ही संख्या कट रही है, क्योंकि सबसे बड़ा कोण चाहिए था और उन कोणों के अनुपात दिए हुए थे, तो वो 13 से कटने वाली संख्या बन जाएगी। ये आप ऐसे कर सकते थे कि चतुर्भुज के कोणों का अंतः कोणों का योग होता है 360 अंश, और यहाँ पर जो अनुपात थे 5, 3, 8, 8, 9
17, 17 और 13 30, यानी कि 30 के रेशियो का कुल मान 360 होता, एक का मान 12 होता और 12 गुणा 13 करते तो 156 ही आता मेरे प्यारे दोस्तों। सवाल संख्या अगली, नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि मान ले x वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे 55, 127 और 175 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान आता है, बराबर शेषफल आता है। तो प्रत्येक स्थिति में जो शेषफल बच रहा है वो क्या है? इससे ये निकालने के लिए कि वो शेषफल क्या है, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि वो संख्या क्या है। पहली बात, वो संख्या x जो सबसे बड़ी हो और 55, 127 और 175 को डिवाइड करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल बराबर थे। तो जब कभी भी ये कंडीशन आती है कि आपसे बोला जाए कि शेषफल बराबर है, तो ऐसी स्थिति में दी हुई संख्याओं का डिफरेंस निकालते हैं। जैसे 55 और 127 का अगर आप अंतर निकालेंगे तो ये अंतर आपके पास आ जाएगा 72 के बराबर, 72। आप 127 और 175 के बीच का अंतर निकालेंगे तो कितना, 130, तो 45 और 3 48 का अंतर आ जाएगा। और यदि आप 175 और 55 के बीच का अंतर निकालेंगे तो वो अंतर आएगा 120 का। अब आप 48, 72 और 120 का HCF अगर लेते हैं तो HCF, चूंकि बड़ी संख्या पूछा गया है तो HCF आपको लेना है किसका किसका, 48 का, 72 का और 120 का। ये जो अंतर आए हैं ना उनका HCF लेंगे और इसका HCF बड़ी आसानी से लिया जा सकता है। साफ साफ दिख रहा है कि HCF 24 होगा। 24 से 48 भी डिवाइड होगा, 72 भी होगा, 120 भी होगा। अब आप अगर 24 से 55 को भाग करें, 127 को करें, 175 को करें, तो शेषफल आपके पास प्रत्येक स्थिति में बराबर ही दिखाई देगा। और कितना शेषफल दिखाई देगा, 7 शेषफल दिखाई देगा। भाई अगर हम 24 से 55 को डिवाइड करते हैं तो 24 नहीं 48 हो जाएगा, शेषफल 7 बचेगा। और क्योंकि प्रत्येक दशा में शेषफल 7 था तो हर एक कंडीशन में शेषफल 7 ही रहेगा। और यही आपसे पूछा गया था कि वो शेषफल क्या होगा, तो जवाब होगा सर ऑप्शन नंबर सी, शेषफल होगा, 7 शेषफल बचेगा। क्लियर है? हाँ जी, देखिए ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है और डी दिया है। कह रहा है एबीसीडी का एलसीएम क्या होगा। जब आपके पास फैक्टर मेथड में एबीसीडी दिए हुए हैं तो एबीसीडी में जो सबसे मैक्सिमम पावर होंगी कॉमन की वही ली जाएंगी, है ना, सबसे मैक्सिमम पावर। तो 2 की सबसे मैक्सिमम पावर अगर देखें तो 5 यहाँ है, 4 यहाँ है, यानी 2 की मैक्सिमम पावर जिसमें 5 होगी वो आंसर होना चाहिए। यहाँ पे भी 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ पर 2 की पावर 4 आएगा, ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पर 2 की पावर 4 है, ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए में 2 की पावर 5 मिलेगी और बी में 2 की पावर 5 मिल रही है। ठीक है, 11 की मैक्सिमम पावर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, तो 11 की मैक्सिमम पावर भी 5 होगी। अब 11 की भी होगी तो 13 की भी होगी, 13 तो मैच कर रही है, लेकिन 11 की मैक्सिमम पावर 5 से ये ऑप्शन आपके पास आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पर 11 की मैक्सिमम पावर 5 नहीं मिल रही, कितनी मिल रही, 4। तो बिना कुछ लिखे इस सवाल के उत्तर तक पहुंचा जा सकता था, बिना कुछ किए, क्योंकि एलसीएम लेने में ये आपने पढ़ रखा होगा कि पावर जब लेते हैं एलसीएम लेने में तो पावर कैसी ली जाती है, मैक्सिमम पावर कंसीडर की जाती है। याद है ना क्यों की जाती है, ये आप उसमें पढ़ ही चुके होंगे। जिसने जिसने हमसे पढ़ा है उसको पता होगा। किसी परीक्षा में एक छात्र को 30% अंक प्राप्त हुए, 42 अंकों के चलते फेल हो गया, मतलब उसको ये 42 अंक नहीं मिले हैं, फेल इसीलिए हुआ है। अगर वहीं दूसरे छात्र को 50% अंक प्राप्त हुए और उसे उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 42 नंबर अधिक हासिल हो गए, तो उत्तीर्ण होने का प्रतिशत क्या है, आप समझना बात। 2 कंडीशन है, एक परीक्षा है जिसमें एक छात्र को 30% अंक मिला, वो 42 नंबर से फेल हो गया, और एक को 50% अंक मिला तो वो पास होने के लिए जितने जरूरी नंबर थे उससे 42 नंबर ज्यादा लेकर आया। मैंने आपको इसका तरीका सिखाया था कि ऐसे सवालों में जो भी परसेंट दिया है सबसे पहले उसका अंतर ले लो, तो वो अंतर हो गया 20% का। और एक बार अगर अधिक नंबर हो और एक बार फेल हो जाए तो दोनों नंबर जोड़ के लिखे जाते हैं, 42 + 42 84, यानी 20% का जो मान है वो 84 नंबर के बराबर है। बहुत ध्यान से सुनना,
20% का मान 84 नंबर के बराबर है तो 42 नंबर का मान 10% के बराबर होगा। आप बोलोगे हाँ सर होगा। यानी जहां पर उसके 42 नंबर के चलते वो फेल हुआ था तो मैं ये कह सकता हूं कि वो 10% अगर उसके नंबर और आए होते तो वो पास हो गया होता। 42 नंबर मतलब 10%, तो अगर ये नंबर उसे और मिले होते तो पास हुआ होता ना। 30% उसे मिले थे, अब पास होने के लिए उसे 42 नंबर कहिए या 10% कहिए, तो 30 और 10 पास होने के लिए कितने परसेंट नंबर चाहिए होंगे? 40%। सवाल खत्म। बताओ, मैं ये कह रहा हूं ना कि ऐसे सवालों को बल्कि लिखने की ही जरूरत नहीं होती है। इतना मैंने सिर्फ इसलिए लिख दिया ताकि दिमाग में ये बात जाए, कुछ नहीं लिखना होता ऐसे सवालों में, बहुत सरल होते हैं। बताइए क्या था इस सवाल में? अगर आप अभी भी ऐसे प्रश्नों के लिए अपना कलम चलाते हैं तो भाई फिर आप अपने दिमाग की ही इंसर्ट कर रहे हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, ए बी का अनुपात 2:3 है, 5B 4C के बराबर है और 2C 5D के बराबर है, तो ए बी सी डी का मान क्या होगा? समझो जरा। ना कुछ नहीं लिखना है, समझना। जैसे ए और बी का रेशियो आपके पास 2 और 3 है, वो ऑप्शन चेक करिए जिसमें ए और बी का अनुपात 2 और 3 हो। यहाँ पर 3 और 4 है, ये खत्म। यहाँ पर 2 और 3 है, काम चलेगा। यहाँ पर 2 3 नहीं है, ये भी खत्म। यहाँ पर 2 और 3 है, तो मतलब इनमें से कोई आंसर होगा। ए और सी ऑप्शन आंसर नहीं होगा। अब देखो 5B का मान 4C के बराबर है, तो यहां से आप B बटे C जो है वो 4/5 लिख सकते हो। यानी B और C का अनुपात 4 और 5 होना चाहिए। इस ऑप्शन में B और C का अनुपात 4 और 5 है, 3 चौको 12, 3 पचे 15। इस ऑप्शन में B और C का अनुपात 4 और 5 है, नहीं है। एक ही ऑप्शन आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। कहानी खत्म हो, हमें वो भी नहीं चेक करना पड़ा। अलग से करने की आवश्यकता नहीं होती है मेरे प्यारे दोस्त। सवाल नंबर नेक्स्ट। दो समतुल्य जार स्प्रिट और जल के विलयन से भरे हुए हैं। पहले जार में स्प्रिट और जल का रेशियो इतना है और दूसरे जार में उनका अनुपात 7 और 13 है। यदि उन दोनों जार की सामग्री एक कंटेनर में खाली की जाती है तो बताएं उस कंटेनर में स्प्रिट एवं जल का अनुपात क्या होगा? समतुल्य जार है, इसका मतलब यह है कि उन दोनों जार जिसमें स्प्रिट और पानी भरा हुआ है कि कैपेसिटी जो है वो बराबर है। तो अगर हम पहले जार की बात करते हैं जिसमें स्प्रिट और वाटर किस रेशियो में है? विलियन 5 और 7 के रेशियो में है, तो यहां पर इसकी टोटल क्षमता आपको दिख रही है 12। और दूसरे जार जिसमें स्प्रिट और वाटर किस रेशियो में दिए हुए हैं, तो आप बोल रहे स्प्रिट और वाटर 7 और 13 के रेशियो में दिए हुए हैं। यहां पर आपको इसकी टोटल क्षमता दिख रही है 13 और 7 20, और यहां पर इस जार में आपको इनकी टोटल क्षमता दिख रही 12। जबकि सवाल ये बोला गया था कि टोटल क्षमताएं दोनों की बराबर हैं, दोनों समतुल्य जार हैं। तो 12 और 20 को बराबर करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो एलसीएम 60 हो जाएगा। तो इसमें 60 बनाने के लिए 5 का गुणा होगा, इसको 60 बनाने के लिए 3 का गुणा होगा। वही काम यहाँ पे भी होगा कि इस पूरे रेशियो में 5 का गुणा होगा और इस पूरे रेशियो में 3 का गुणा होगा। अब ये जो दोनों मात्राएं आएंगी ये तीसरे कंटेनर में आ रही हैं जिसमें स्प्रिट और वाटर रहेगा। स्प्रिट और वाटर, स्प्रिट स्प्रिट के साथ आया होगा, वाटर वाटर के साथ आया। स्प्रिट देखो 5 पचम 25, यहाँ से 7 तीजा 21, 25 और 21 कितना हो गया? स्प्रिट हो गया 46। पानी चेक करो, पानी 7 पंजे 35, 13 ते 39, 39 और 1 40 और 34 74 हो गया। अब अगर 46 और 74 का आप रेशियो लोगे तो ये 23 और 37 आ जाएगा। तो तीसरे जार में स्प्रिट और पानी का जो रेशियो होगा वो 23 और 37 होगा भाई। सवाल संख्या नेक्स्ट। कठिन तो नहीं लग रहा मामला? कठिन कैसे लग ही सकता है, कठिन है ही नहीं, लगने ही नहीं दूंगा। कैसे कठिन लग ही जाएगा तुमको? एक किसान के पास कुल 9 गाय है जिन्हें वह अपने 4 पुत्रों में इस प्रकार, n गाय हैं, 9 नहीं है, n गाय हैं, जिन्हें वह अपने 4 पुत्रों में इस तरह से विभाजित करता है कि पहले पुत्र को कुल गाय का आधा हिस्सा मिलता है, दूसरे को कुल गाय का 1/4, तीसरे को कुल गायों का 1/5वां हिस्सा मिलता है, चौथे पुत्र को 7 गाय मिलती हैं, तो n का मान क्या होगा? अब इसमें चाहो तो लिखो, वरना लिखने की जरूरत नहीं है कि पहले पुत्र को 1/2 हिस्सा मिला टोटल गायों की संख्या का, दूसरे को 1/4 हिस्सा मिला और तीसरे को एक कुल गायों का 5वां हिस्सा मिला, चौथे जो व्यक्ति है उसको केवल 7 गाय मिली, कंफर्म हो गया कि इसको 7 गाय मिली थी।
गायों की जो कुल संख्या होगी वो 2, 4 और 5 से कटने वाली होगी। तो हमने कहा कि 2, 4, 5 का एलसीएम हो गया 20। मैंने ये मान लिया कि n का मान 20 है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि n का मान 20 है। टोटल 20 गाय थी। 20 का 1/2 10, 20 का 1/4 5, 20 का 1/5 4। 10, 5, 15, 4, 19 तो हो गया, यानी बचा कितना? 1। तो आप क्या बोल रहे हो कि 1 की एग्जैक्ट वैल्यू किसके बराबर है? 7 के, क्योंकि चौथे को 7 गाय मिली थी। तो n जिसका मान आपने 20 माना है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी? तो आप बोलोगे सर यहाँ 7 गुना हो रहा है, तो ये n का मान जो है ना, ये भी तो 7 गुना होगा। तो 20 सत्ते कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। यानी टोटल गायों की संख्या मेरे प्यारे दोस्त कितनी होगी? ऑप्शन नंबर बी में लिखी हुई संख्या होगी 140। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि जितने लोग देखोगे या अभी देखे हो, किसी को भी एक शब्द इसमें कठिन लगे कहीं पे भी, मेरे बोलने में या मेरे लिखने में, ये लगे कि ये बात नहीं समझ में आए, तुरंत कमेंट कर देना। तुरंत। आपको जो लगे मेरे विषय में, नेगेटिव, पॉजिटिव, अच्छा पढ़ाते हैं, खराब पढ़ाते हैं, जो भी लगे, टाइम वेस्ट करते हैं, जो भी लगे, वो तुरंत कमेंट में लिख देना, मैं उसको सुधार कर लूंगा। ठीक है। और अगर कुछ ऐसा नहीं लगता है तो बस, सर क्लास अच्छी है, मैंने सीखा, कुछ सीखने को भी मिल रहा है। टीवी का अंकित मूल्य 32,500 रुपए है। ग्राहक को 20% की छूट देने के बावजूद उसे 30% का मुनाफा होता है। तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच का संबंध है। ये कह रहा है कि इस टीवी को अंकित मूल्य पर बेचे तो उसका लाभ का प्रतिशत क्या है। अच्छा, मैंने आपको ये बात बता रखी है कई बार, है ना। टीवी को अंकित मूल्य पर बेचे तो लाभ क्या होगा, पहले इस बात को समझो जरा। अंकित मूल्य ये है 32,500। कह रहा है ग्राहक उस पर 20% की छूट देता है। तो डिस्काउंट कहां पर लिखा जाता है? सीपी के सामने। 100 में से 20 गया, 80% का डिस्काउंट हो गया। इसके बावजूद उसे 30% का फायदा हुआ। फायदा कहां पर लिखा जाता था? अंकित मूल्य के सामने। 30% का फायदा लोगे, 130 आ जाएगा। समझ ना ध्यान से, ये जीरो से ये जीरो हमने खत्म कर लिया। मेरे प्यारे दोस्त, सिंपल सी बात यह है कि जब कभी भी आपसे लाभ का प्रतिशत पूछा जाए या हानि का प्रतिशत पूछा जाए, तो जो एग्जैक्ट मान दिया होता है ना, उसकी कोई जरूरत नहीं होती है। इसकी कोई जरूरत नहीं, लिखा है लिखा रहने दो, इसकी जरूरत नहीं है। मतलब जो चीज 8 के रेशियो में जिसका क्रय मूल्य है, उसे 13 के रेशियो में अंकित मूल्य में दिखाया गया। और अब कह रहा है कि अगर वो अंकित मूल्य पर ही बेच दे, यानी कि अब ये जो अंकित मूल्य था ना, यही इसका विक्रय मूल्य हो जाए। 13 विक्रय मूल्य हो गया। तो 8 की चीज खरीदी, 13 की बेची, फायदा कितने का? 5 का। किस पर? 8 पर। 5/8, 1/8 का मतलब 12.5%। 12.5 में 5 का गुणा कर देंगे, 62.5% का फायदा हो गया। ये आपका आंसर है। ये पता है ना कि 1/8 का मतलब 12.5% होता है। पता क्या होगा? परसेंट में आपने पढ़ा ही रखा होगा अच्छे से, ये बातें याद होंगी आपको। ये मान, अब 5/8 था तो 5 का गुणा हो गया, यहाँ पर, यहाँ पे भी 5 का गुणा हो गया। ये तो याद होगा ही ना। परसेंट में तो पढ़ाया जाता है, याद कराया जाता है जब आप पेट पढ़ते हो कहीं पे भी। और नहीं पढ़ते हो तो अभी 99 रुपए में मौका है, पढ़ सकते हो, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों। एक नाव धारा की दिशा में 7.5 रुपए प्रति मिनट 1 किलोमीटर की दर से चलती है। 7.5 मिनट में 1 किलोमीटर। और धारा के प्रतिकूल प्रति 1 घंटे में 5 किलोमीटर, तो स्थिर जल में नाव की गति क्या होगी? अब सुनना जरा, धारा की दिशा की अगर बात कर रहा है, तो धारा की दिशा का मतलब है नाव की चाल के साथ धारा की चाल का जुड़ना। और जब धारा के साथ में चलता है तो हर एक 7.5 मिनट में 1 किलोमीटर। 7.5 मिनट में 1 किलोमीटर, तो इसका 2 गुना करोगे, 15 मिनट में कितने किलोमीटर? 2 किलोमीटर। 15 मिनट में 2 किलोमीटर। 15 में मैंने 4 का गुणा कर दिया, 15 चौको 60 मिनट हो गए, यानी 1 घंटे में 8 किलोमीटर। यानी धारा के साथ उसकी चाल हो गई 8 किलोमीटर प्रति घंटे। और धारा के प्रतिकूल कितनी दी है? जब नाव की चाल में से धारा की चाल को घटाकर लिखते हो, तो यहां पर दिया हुआ है प्रति 1 घंटे में 5 किलोमीटर, यानी ये दिया है 5। अब आपसे बोला गया स्थिर जल में नाव की गति, यानी बी का मान पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर बी का मान निकालना है तो इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं। 8, 5, 13, 13/2 का मतलब नाव की चाल हो गई 6.5 किलोमीटर प्रति घंटे। क्या कहते हो?
अब बताओ इस सवाल में इससे ज्यादा, मैं तो कह रहा हूं ये भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, सारा का सारा काम यहीं पर खत्म हो जाता, क्यों ही लिखना। और गारंटी लिख के ले लो, जो अभी आपकी डेट अनाउंस हुई है एलपीसीबीटी 2 की मई महीने में, मई के शुरुआती महीने में, मेरी गारंटी लिख के ले लो। जो मैंने 20 मॉक टेस्ट 20 दिन में कराने के लिए कहे हैं, जो मैं आपको आज मॉक टेस्ट नंबर जो भी है वो जो करा रहा हूं, इसके बाहर अगर प्रश्न आ जाए तो जीवन में फिर कभी मत हमसे बात करना, कोई कॉन्सेप्ट अगर जाए। और जो मैंने एलपीसीबीटी 2 को फोकस करके क्लासेस कराई हैं वो भी। अब मैं इसी की बात कर रहा था मेरे प्यारे दोस्त, अभी आपको अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ का कंप्लीट फाउंडेशन बैच, जिसमें आपको अर्थमेटिक और एडवांस मैथमेटिक्स दोनों मिलेगी सिर्फ 99 रुपए में। और 99 रुपए में सिर्फ आपको यही कोर्स नहीं मिलेगा, साथ ही साथ एनोटेशन पीडीएफ भी मिलेगी और एक टेस्ट पास भी मिलेगा, जिसमें आप 24 अलग अलग एग्जाम के ढेर सारे टेस्ट भी आपको मिलेंगे। एग्जाम 24 और सोचो उसमें टेस्ट कितने। और ये सब कुछ आपको इस वक्त लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ मिल जाएगा, लेकिन 15 अप्रैल 2025 तक। ठीक, साथ ही साथ कभी आपको ये लगता है महीने 1.5 महीने में 15 दिन में कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे को बोलना, मैं आपका पैसा वापस कर दूंगा। उसके लिए हमारा सपोर्ट का नंबर ये लिखा हुआ है 8574389172, ये हमारे सपोर्ट का नंबर। ठीक है, तो इनरोल कर लो, अभी मौका है, क्योंकि फिर 15 अप्रैल के बाद इसका दाम ये नहीं रहेगा। अगला सवाल, एक व्यक्ति को किसी निश्चित स्थान पर पैदल जाने और बाइक से वापस आने में 6 घंटे 15 मिनट का समय लगता है। दोनों ओर बाइक चला कर जाए तो 2 घंटे 40 मिनट में ही दूरी तय हो जाती है। और दोनों ओर पैदल जाना चाहे तो उसे कितना समय लगेगा, यही तो कह रहा है, समझना। कोई एक स्थान है, इस स्थान पर क्या हुआ कि व्यक्ति पैदल जा रहा है और बाइक से वापस आ रहा है। तो पैदल जाने और बाइक से वापस आने में जो समय लगा वो 6 घंटे 15 मिनट का लगा। कहने का मतलब ये है, इसमें कहने का मतलब मेरे प्यारे दोस्त ये है कि बाइक से गए और पैदल वापस आए तो टोटल समय लगा 6 घंटे 15 मिनट का। 6 घंटे का मतलब 360 मिनट, 15 मिनट और तो 375 मिनट का समय लगा। गौर से सुनना पहले इस बात। अगर दोनों ओर बाइक चला के जाता, यानी बाइक प्लस बाइक, तो 2B हो जाता, तब समय कितना लगता, 2 घंटे 40 मिनट। तो 2B का मान आपके पास यहां पे दिया 2 घंटे 40 मिनट, 2 घंटे मतलब 120 और 40 160 मिनट। तो अगर 2B का मान 160 होता तो सिर्फ एक तरफ अगर बाइक से यात्रा करता तो 80 मिनट का समय लगता, सिर्फ एक तरफ। सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, आपसे कह रहा है कि अगर दोनों ओर पैदल ही जाता, यानी आपसे मान पूछ रहा है 2P का, दोनों ओर अगर पैदल जाता तो समय क्या लगता, यही तो पूछ रहा है। तो बच्चा यही करता है कि बी का मान निकालेगा, यहाँ पी का निकालेगा, पी का निकाल के फिर इसमें 2 का गुणा करेगा, आंसर आएगा। तो मैं कह रहा हूं ये मत करो ना, आपको 2P का मान चाहिए, 2B का मान दिया हुआ, यहाँ पे 2 का गुणा कर लो। तो 2 का जब गुणा करोगे तो 2B हो जाएगा, जैसे यहां पर हमने पूरे में 2 का गुणा कर दिया तो 2B हो गया। 2B का मान है 160, यहां पर अपने पास आएगा 2P और 375 का 2 गुना यहां पर हो जाएगा। मैं सिर्फ लिख रहा हूं, मैंने गुणा अभी भी किया नहीं है, मैंने गुणा किया नहीं है, मैंने सिर्फ लिखी है ये बात। वैसे सब लोग जानते हो कि 375 का 2 गुना क्या होता है, सब लोग जान रहे हो कि 750, और 750 में अगर 160 घटा दोगे तो अपना आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर हमें 2P का ही मान चाहिए था तो इसके इकाई का अंक 0 में से इकाई का अंक 0 लेंगे तो जो भी आंसर होगा उसकी इकाई का अंक 0 होना चाहिए। 8 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 8 छंग 48 मिनट, 480, 480 प्लस 35 इकाई में 5 आएगा, ये आंसर नहीं है। 480 प्लस 55 इकाई में 5 आएगा, ये भी आंसर नहीं है। 9 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 9 छक्के 54, 540 प्लस 55, ये भी आंसर नहीं है। 10 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 600, 600 प्लस 35, ये भी आंसर नहीं है। इकाई में 5 यहाँ पे भी नहीं आ रही, ये कैसे संभव हो गया। 8 छंग 48, 2B 2 घंटे 40 मिनट, दोनों ओर बाइक चलाकर 160 ना, 120 प्लस 40 160 सही तो लिखा है। और दोनों से पैदल 375,
तो 400, 750, 750 में 100 गए, 650, 60 और चले गए, 590। कुछ गड़बड़ लिखा है क्या? 6 घंटे 15 मिनट, 6 घंटे का मतलब 360, और 360 प्लस 15 375 लिखा है। 2 घंटे का मतलब 120 प्लस 40 160 वो लिखा है। 2p चाहिए था हमको, 2p चाहिए, इसमें दोनों में 2 का गुणा कर दिया तो यहाँ हो गया 2b, यहाँ हो जाएगा 2p। 160 प्लस 2p 375 गुणे, तो सही तो लिखा है भाई, फिर क्या दिक्कत है? ठीक, दोनों ओर पैदल चलकर जाए, यानी 2p का मान 750 होना चाहिए। 750 किस में बन रहा है, और 160 यहाँ पर माइनस हो जाएगा आके, तो 0, 15 में से 6 जाएगा 9 हो जाएगा, यहाँ 6 में से 1 जाएगा 590 मिनट। 590, अच्छा इकाई में 0 आ रहा है ना, 590 कहाँ से बनेगा? कहीं से नहीं बनेगा। 9 घंटे में 9 छक्के 54, 540 होगा। 540 प्लस अगर ये 50 होता तो काम बनता। ठीक है, 590 ठीक है। ये 590 का मतलब 9 घंटे, अगर ये 50 मिनट लिखा होता तो अपना ये आंसर बनता। बाकी सब सही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप लोग भी बताओ जरा, ठीक है ना? आइए सवाल नंबर नेक्स्ट। किसी ऋण को 2 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटाया जाता है यदि ब्याज की दर 16% चक्रवृद्धि ब्याज प्रति वर्ष हो और प्रत्येक किस्त का मान 3364 हो, तो रुपए में ऋण की राशि क्या थी, यानी जो मूलधन था वो क्या था? 16% का मतलब 4/25, यानी 25 का अगर मूलधन होगा तो उस पर 4 का ब्याज मिलेगा, तो 29 का मिश्र धन होगा, या कह सकते हो 29 की किस्त होगी पहले साल। अब 2 बराबर वार्षिक किस्तें हैं, तो दूसरे साल में 625 के स्क्वायर से 29 का स्क्वायर यानी 841 हो जाएगा। क्योंकि किस्त के मान बराबर हैं, प्रत्येक बराबर किस्तों में लौटाया गया, तो किस्त को बराबर करने पर यहाँ 29 का गुणा होगा ही होगा, यहाँ पर 29 का गुणा होगा ही होगा, और साथ में यहाँ पे भी आपको 29 का गुणा करना पड़ेगा, है ना? अब प्रत्येक किस्त का मान है 3364 रुपए, ध्यान से सुनना। तो यहाँ पर अगर इसका मान हो गया 3364 के बराबर, गौर करिएगा जरा, कितने गुना जा रहा है, तो बोलोगे सर 4 गुना जा रहा है। ये कितने गुना है? 4 गुना है। तो यहाँ पर इसका 4 गुना जब लिखोगे, 625 का 4 गुना तो हो जाएगा 2500, यानी दूसरे साल में मूलधन हमारा है 2500। और पहले साल में देखना, पहले साल में ये जो किस्त है ना, ये तो 3364 रुपए यहाँ पे भी है, तो ये इसका 4 गुना है ही। पहले साल में भी ये हमारे पास इसका 4 गुना होगा नहीं होगा? आप बोलोगे हाँ सर इसका 4 गुना होगा, कितना होगा? 2500 को 100, 100 गुणे 29, 2900 होगा। तो पहले साल में मूलधन हो गया 2900 और दूसरे साल में हो गया 2500। 29 और 25 जोड़ोगे तो 5400 हो जाएगा, यानी टोटल मूलधन जो होगा, जो ऋण की राशि थी वो कितनी हो जाएगी? 5400 रुपए। क्लियर है ना? इससे ज्यादा सरल क्या ही तरीका होगा? कोई तरीका नहीं होगा इससे ज्यादा सरल। अगला सवाल, 2 पाइप हैं ए और बी, किसी हौज को 10 और 24 मिनट में भरते हैं। दोनों पाइप को एक ही समय में खोला जाता है। पहले पाइप को बाद में बंद कर दिया जाना चाहिए, कितने समय के बाद बंद कर दिया जाना चाहिए? ये सवाल होना चाहिए। पहले पाइप को कुछ मिनट के बाद बंद कर दिया जाना चाहिए ताकि हौज जो है वो 9 मिनट में पूरी भर जाए। मतलब ये है कि ये बता दो कि जो पहला पाइप है वो कितनी देर के बाद बंद किया जाना चाहिए। ये ऑप्शन है 6 मिनट 15 सेकंड के बाद, 5 मिनट 30 सेकंड के बाद, 3 मिनट 45 सेकंड के बाद, या 4 मिनट 45 सेकंड के बाद। कितने समय के बाद? 10 और 24 का अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 120। ठीक, मैंने ये मान लिया टोटल 120 यूनिट की टंकी है। 10 से भाग देंगे तो 12 आ जाएगा, और 24 से भाग देंगे तो 5 आ जाएगा। अब दोनों एक ही समय पर खोले गए, ध्यान से सुनना, दोनों एक समय पर खोले गए। दोनों एक समय के लिए खोले गए, तो अगर एक बराबर पे काम करेंगे तो 17 यूनिट काम करेंगे। अब मान लो इन्होंने टी समय तक काम किया होता, टी समय तक काम करने के बाद पहले पाइप को बंद कर दिया जाए,
और फिर पूरी टंकी को 9 मिनट के बाद भरना है, 9 मिनट में भरना है। इसका मतलब अब पहला नल बंद है तो दूसरा नल तो चालू रहा होगा ना, दूसरे नल की क्षमता थी 5। अब चूंकि पूरा का पूरा जो हौज है वो 9 मिनट में भरना चाहिए था, उसमें टी मिनट काम हो चुका है, अब जो समय रहा होगा वो 9 माइनस टी रहा होगा। और पूरा हौज कितने उसका है, कितनी क्षमता का है, 120 यूनिट का है। ये सॉल्व करना था बस। 17 टी में से 5 टी खत्म होंगे, 12 टी आ जाएगा। 5 9 45 इधर जाके जब घटेगा तो हमारे पास कुछ तो आएगा, कितना आएगा बोलोगे? 75 आएगा सर। 75/12 करोगे तो 12 छंग 72 हो जाएगा। और 3/12 यानी 1/4 और मिलेगा, 1/4 को सेकंड में बदलोगे 15 सेकंड आ जाएगा। यानी कि आप बोलोगे टी बराबर 6 मिनट 15 सेकंड के बाद पहले नल को बंद किया जाना चाहिए। ये आंसर, मतलब अगर सोल्यूशन देखा जाए तो सिर्फ इतना है, ये लाइन है सोल्यूशन की, इससे ज्यादा कुछ करना नहीं है। और ऐसे सवाल को हमेशा इस प्रकार से अगर आप निपटाते हैं तो ये आपके लिए बहुत सुविधाजनक होगा, बहुत सुविधाजनक। ठीक, और कुछ करने की जरूरत यहाँ पर नहीं रहेगी। ठीक है ना? अच्छा, इसको एक तरीके से और भी ट्राई कर सकते हो, चूंकि 9 मिनट में टंकी भरी जानी थी, पहले को बंद किया गया होगा यानी दूसरा चालू रहा होगा, तो दूसरा नल जो है वो 24 मिनट में भर सकता था और आखिरी तक वो 9 मिनट काम करता रहा होगा। इसका मतलब 3 त्रिका 9, 3 अट्ठे 24, उसने अकेले काम का 3/8वां हिस्सा निपटा दिया होगा। इससे पहले काम का 5/8 हिस्सा जो हो रहा होगा वो बचा होगा, वो किसने किसने किया होगा? ए और बी दोनों ने मिलकर, यानी 5/8 हिस्से को दोनों मिलकर करते। और दोनों की क्षमता हमारे पास 12 और 5 17 आई थी, तो 17 यहां लिख के काम बना सकते थे। 17 पंजे 85 ऊपर हो जाता, 85/8, इसमें से इसका काम घटा लेते तो भी आंसर आता। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, ये समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो आप इसी तरीके को अपनाएं, ज्यादा अच्छा रहेगा। अगला सवाल, सवाल नंबर नेक्स्ट पढ़िए। वह द्विघात समीकरण क्या है जिसके मूल दिए हुए हैं ये? तो मूलों के व्युत्क्रम जो है, रेसिप्रोकल जो है, उसका समीकरण क्या होगा जिसके मूल, बात समझना, ये जो द्विघात समीकरण हमारे पास है, इसके जो मूल हैं, इन मूलों के व्युत्क्रम मूल कुछ होंगे, और उन मूलों से बना समीकरण क्या होगा, ये आपसे पूछना। तो कुछ बच्चे ये करेंगे कि पहले इस द्विघात समीकरण के मूल अल्फा और बीटा निकाल लेंगे, फिर ये कहेंगे कि इनका व्युत्क्रम अगर करते तो 1/अल्फा 1/बीटा हो जाता। फिर इन मूलों के सहारे वो नए समीकरण का निर्माण करते जिसमें लिखा होता है कि x² माइनस मूलों का योगफल यानी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इंटू एक्स लिखा होता और साथ में लिखा होता मूलों का गुणनफल। कुछ बच्चे इस सवाल को इस तरीके से करते, बराबर 0 लगाते, उनका आंसर आता, खुश हो जाते, कहते अरे सवाल तो सर मैंने कर लिया, कहते ही। लेकिन जो बच्चे थोड़ा समझदार हैं या जिन्होंने हमें शुरुआत से थोड़ा सा समय दिया है, वो ये कहेंगे कि सर अगर कोई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा है तो अगर ये कहा जाए कि उनके रूट्स के रेसिप्रोकल रूट से अगर हम कोई दूसरा इक्वेशन बना दें तो उसमें सिर्फ एक्स और कांस्टेंट टर्म को बदल दीजिए, कहानी खत्म हो जाएगी। 8 इसके साथ आ जाएगा तो 8x² हो जाएगा और x² कांस्टेंट टर्म की तरफ चला जाएगा, ये हो जाएगा और ये सेम रहेगा। 8x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0, ऑप्शन ए आंसर। ये तो समझ समझ की बात है, और ये बात है कि आप किसको कितना समय दे रहे हैं। चलिए, ये सवाल दिया है, इस सवाल में इसके गुणनखंड करने हैं। चलो जी देखो, गुणनखंड करने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले वो ध्यान रखने की बात है चिन्ह। x की पावर 4 का चिन्ह प्लस का है, जो कि हमें यहाँ इसका गुणा करने पे भी मिलेगा, इसका गुणा करने पे भी मिलेगा, इनका का भी मिलेगा और इनका भी मिलेगा। x की पावर 4 का साइन देखकर हम ये नहीं बता सकते हैं कि हमारा उत्तर कौन सा होना चाहिए। लेकिन अगर हम x³ देखें तो देखो x³ कहां से मिल सकता है, बात बहुत ध्यान से सुनना, और इसका साइन देख लेना, माइनस है। x³ पहले में हमें मिलेगा जब हम इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमें x³ मिलेगा, है ना।
यहां से मिला 3x³ माइनस का, और यहां से मिला 2x³ माइनस का, दोनों को जोड़ेंगे तो -5x³ होगा। क्या ये हमें आगे भी मिल रहा है? चेक कर लो। इसमें देखो, इसमें अगर हम बात करें तो 3x³ माइनस का मिलेगा और 2x³ प्लस का मिल जाएगा। इससे तो काम बना नहीं, तो ये गया काम से। यहां से देखना, तीसरे में इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो 3x³ माइनस का मिलेगा, और इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो 2x³ माइनस का मिलेगा। मतलब ये भी आंसर दे सकता है, ऑप्शन नंबर सी भी आंसर दे सकता है। बी को चेक कर लो, x³ का गुणा यहां करोगे -3x³ मिलेगा, ये भी आंसर दे सकता है। यानी ए, बी और सी में से अभी कोई भी आंसर हो सकता है। डी गया हमारे पास। स्क्वायर वाले टर्म पर आइए और क्यूब कांस्टेंट टर्म पर आइए। कांस्टेंट पे, कांस्टेंट में है प्लस का 16, यहां से मिल जाएगा +16, यहां से हमें -16 मिलेगा, ये खत्म। यहां से हमें -16 मिलेगा, ये भी खत्म। तो 3 ऑप्शन खत्म हो गया ना, तो एक ही तो बचा जो आंसर। ठीक है। कह रहा इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक टेल, हमारे पास एक मतलब अनंत ज्यामिति श्रृंखला, पुंखला नहीं होगी, श्रृंखला होगी, ये दी हुई है। अनंत तक की श्रृंखला, इसका योग निकालना है। तो सबसे पहले ये तो देख लो, इस अनंत तक की श्रृंखला में जो पहला पद है वो 10 है। इसका कॉमन रेशियो क्या है? 10 से 8 हुआ, यानी कि 8/10। 8/10 का मतलब 4/5। तो कॉमन रेशियो हमें क्या मिल रहा है? 4/5। यहां से भी देख लो, कॉमन रेशियो यही है क्या? 6×5 = 30, 2 32/5 और बटे में 8, 8×5 = 40, यानी कि 32/40। कॉमन रेशियो हमारे पास 4/5 ही है। अब प्रथम पद पता चल गया, कॉमन रेशियो पता चल गया, तो अनंत तक की ज्यामिति जो श्रृंखला है उसका योग निकालने के लिए हम क्या लिखते हैं? a/1 - r। a प्रथम पद हो गया जो कि 10 है। 1 - r का मतलब कॉमन रेशियो 4/5 है। तो यहां से हमें मिलेगा क्या कि 5 एकम 5 -1, यहां से मिलेगा 1/5 मिलेगा। 1/5 में 5 पलट कर ऊपर जाएगा तो योगफल क्या बना देगा? 50 बना देगा। 10×5 = 50। तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए जी, आय है, ऊपर अलग लिखा है, नीचे अलग लिखा है। ये तो नहीं 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 नहीं, ऊपर अलग नीचे अलग नहीं लिखा है, पूरा सवाल ही एक है। वाह, ये पूरा एक ही सवाल है, और इसके पहले हमारे पास प्लस लिखा है। मान लो 10, 10×25, 10×45, 10×65, 10×80 एक साथ लिखा है। फिर प्लस लगा है, साइन स्क्वायर 69 प्लस साइन स्क्वायर 21 लिखा है, प्लस लगा है कॉस स्क्वायर 51, कॉस स्क्वायर 39 लिखा है। इनका मान बताना है, ये सवाल है। अच्छा, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ही सवाल हैं, इसमें तो कुछ और है नहीं। आपको ये बात पता होगी कि अगर tan θ1 इंटू कहीं पर tan θ2 लिखा है, इसका मान 1 के बराबर होता है अगर θ1 प्लस θ2 कोणों का जो योगफल हो वो 90 डिग्री। साथ ही साथ अगर दोनों के कोणों का योगफल 90 डिग्री है, और आपके पास अगर ये लिखा हो कि साइन स्क्वायर θ1 प्लस साइन स्क्वायर θ2, और इन दोनों के कोणों का योग 90 हो, तो इसका मान भी 1 हो जाता है। या अगर इसकी जगह लिखा होता कॉस स्क्वायर θ1 प्लस कॉस स्क्वायर θ2, अगर ये लिखा होता, दोनों के कोणों का योग 90 होता, तो भी ये 1 हो जाता। आप बोलोगे यस सर, ये तो कठिन बात नहीं है, सब लोग जान रहे हो, पूरकता का सिद्धांत है, जान रहे हो ना, पढ़े हो ना भैया। तो tan 10 और tan 80 मिलकर 1 हो गया, tan 25 tan 65 मिलकर 1 हो गया, और tan 45 का मान 1 होता ही है। ऊपर का ये जो हिस्सा है ये हमारे पास 1 आ गया, प्लस tan स्क्वायर 69 और tan स्क्वायर 21 मिलकर 1 हो जाएगा, प्लस tan cos स्क्वायर 51 प्लस cos स्क्वायर 39 मिलकर 1 हो जाएगा। तो आप देखोगे अगर ये सभी प्लस के होंगे तो आंसर 3 आएगा, लेकिन ऑप्शन नहीं दिया है 3। तो होगा ये, हुआ ये होगा कि यहाँ पर जो साइन हमसे मिस हुआ है ना, वो यहाँ पर माइनस होगा। अब जब ये माइनस होगा तो ये 1 होता, फिर -1 होता, और फिर +1 होता। तब इससे ये कैंसिल होकर अपना आंसर ऑप्शन से मैच करने वाला होता, सर तब बी आंसर होता।
ठीक है, हाँ जी। चले, आओ अगला सवाल। कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक टावर से 45 मीटर दूरी पर स्थित है। उस प्रेक्षक से आंखों से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 है, तो उस टावर की ऊंचाई मीटर में लगभग क्या है। मतलब कह रहा है ये एक प्रेक्षक है और यहां पर एक टावर खड़ा है। ये टावर से 45 मीटर की दूरी पर है और स्वयं इस प्रेक्षक की जो लंबाई है वो 1.5 मीटर दी हुई है। इस प्रेक्षक के यहां से टावर के शीर्ष का ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, उन्नयन कोण है, ये 30 डिग्री है। 30 ही है ना, 30 डिग्री दिया हुआ है। आपसे क्या रहा है, ये जो टावर है पूरा, इसकी ऊंचाई क्या होगी भाई। ये तो हमारे पास 1.5 हो गया। अगर इतना हिस्सा हमें और पता चल जाता तो काम खत्म हो जाता। कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं सर, इसमें क्या दिक्कत है महाराज। अगर ये 45 की भुजा है, ये भुजा भी 45 ही होगी। और अगर हम ऊपर त्रिभुज की बात करें जिसमें ये 30 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये 60 डिग्री होगा। 30 के सामने की जो भुजा होती है 1 के रेशियो में होती है, 60 के सामने की भुजा √3 के रेशियो में होती है। तो ये जो 45 है ये किसके बराबर होगा, 60 के सामने है तो √3 के बराबर होगा। 1 यूनिट का मान 45/√3 होगा। तो x जो है वो 1 के बराबर होगा, यानी 15√3 आ जाएगा। भाई 45/√3 का मतलब 15√3 होगा ना। डायरेक्टली करिए करो, 45/√3 का मतलब 15√3 हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। अच्छा, अब ये कह रहा था ये टावर की ऊंचाई क्या होगी, तो एक हिस्सा इसका हो गया 15√3, √3 का मान 1.732 कर लो, और ये हिस्सा इसका 1.5 और हो गया। तो गुणा करना है। थोड़ा बहुत 15 का पहाड़ा आता होगा तो मामला बन जाएगा आपका। 15 दूनी 30, 0 3, 45 3 48, 4 105 4 109 और 25, और 3 अंक पर अगर दशमलव लगा देंगे तो 25.980 प्लस 1.5। अब अगर हम जोड़ भी लेते हैं तो 0 3 0, ठीक है, नहीं नहीं 1.5 है, 0.5 नहीं 1.5 है। 8 4 और 26, 26.480, 26.480 कहीं लिखा है, नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है, क्या कहीं गुणा गलत कर दिया है। 15 दूनी 30, 45 48, 4 7 109 10 25 सही तो लिखा है। और 1.5 था तो 25 1 26 27 हो जाएगा, और 27.4 समथिंग उत्तर आएगा। इसको आप 27.5 के आसपास कर सकते हो। ठीक है, ये 27.4 कुछ, 27.4 कुछ आएगा, जिसको आप मोटे तौर पर 27.5 कह सकते हो, क्योंकि लगभग कहा गया। ठीक है, सवाल संख्या नेक्स्ट। यदि एक उत्पाद खरीदने वाले लोगों में 55% महिलाएं हैं, तो उत्पाद खरीदने वाली महिलाओं की संख्या का उत्पाद खरीदने वाले पुरुषों की संख्या से क्या अनुपात है। यार 55% महिलाएं हैं तो 45% पुरुष रहे होंगे। उत्पाद खरीदने वाले महिलाओं का उत्पाद खरीदने वाले पुरुषों की संख्या से क्या अनुपात है। तो 55% महिलाओं ने प्रोडक्ट खरीदे और 45% पुरुषों ने प्रोडक्ट खरीदे। 5 से काटेंगे 11, 5 से काटेंगे 9, 11 और 9 का रेशियो आ जाएगा। इससे ज्यादा सरल सवाल कुछ हो भी नहीं सकता था। खैर कोई बात नहीं, अगला सवाल। d-3n/7n-d बराबर 1 है, तो कौन सा कथन n के संबंध में d का वर्णन करता है। अच्छा, मैं त्रियक गुणा कर लेता हूं। तो यहां पर हमारे पास त्रियक गुणा करने पर आएगा d-3n। यहां त्रियक गुणा करने पर अपने पास आ जाएगा 7n-d। ये d इस तरफ आ जाएगा 2d हो जाएगा, और ये इधर आ जाएगा तो 4n हो जाएगा। तो मैं यहां से बोलूंगा कि d/n जो होगा वो 4/2 यानी 2/1 होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि जब n में मैं 2 का गुणा करूंगा या n का 2 गुना करूंगा तब d आएगा। तो d जो है वो n का 2 गुना है। बी इज द राइट आंसर। बहुत सुंदर सा सवाल आया है कि किसी त्रिभुज एबीसी के शीर्ष दिए हुए हैं, तब वो त्रिभुज कैसा होगा, उसकी प्रवृत्ति कैसी होगा, उसका नेचर कैसा होगा।
तो भाई किसी भी ट्राइंगल का नेचर अगर निकालना है, ये पता करना है वो किस प्रकार का त्रिभुज है, और ऑप्शन हमें ये दिख रहा है कि वो भुजाओं के आधार पर निकालना है, तो अगर शीर्ष दिए हैं तो शीर्षों के बीच की दूरी तो निकालनी पड़ेगी, तब तो काम होगा। बिना शीर्षों के बीच की दूरी निकाले काम नहीं बनेगा। तो शीर्ष हमारे पास है 4,3, एक पहला शीर्ष, सुनिएगा ध्यान से। दूसरा शीर्ष है 7,-1, तीसरा शीर्ष है 9,3। पहले शीर्ष को एक बार और लिख लेना, लेकिन बाद में, क्योंकि 3 भुजाएं पड़ेंगे। तो पहले इन दोनों के बीच की दूरी निकालते हैं। 3 बचेगा, 4, 7 में से 4 घटाया 3, 3 का स्क्वायर 9, -1 में -3 घटाओगे, -4 स्क्वायर करोगे 16, 16 और 9 25 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल अगर आप लेंगे तो 5 हो जाएगा, यानी इन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी 5 हो गई। दूरी का फॉर्मूला लगाया है, अब इन दोनों में लगा रहा हूं। 9 में से 7 घटाया 2 बचा, 2 का स्क्वायर 4, 3 में से -1 घटाएंगे, जुड़ेगा 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 और 4 20 हो जाएगा, और 20 का अगर आप वर्गमूल लेंगे तो 2√5 हो जाएगा। हाँ सर, हो जाएगा। अब जो पहला वाला शीर्ष था उसको भी लिख लो, क्योंकि दूरी तो उससे भी चाहिए होगी। तो पहला वाला शीर्ष था 4,3, सुनना ध्यान से। अब इनके बीच की दूरी चाहिए, तभी तो 3 भुजाएं आएंगे। 4 - 9 5, 5 का स्क्वायर 25, 3 - 3 तो 0, वर्गमूल लोगे 5 आ जाएगा। हमारे पास इसकी भुजाएं क्या आई? हमारे पास एक भुजा आई 5, दूसरी भुजा आई 2√5, तीसरी भुजा आई 5। और अगर त्रिभुज की 3 भुजाओं में से 2 भुजाएं हमारे पास कैसी हैं? 2 भुजाएं हमारे पास कैसी हैं? तो आप बोले 2 भुजाएं हमारे पास बराबर हैं, तो कैसा त्रिभुज होगा? अच्छा, इसके लिए एक चीज और समझ लो। अगर मान लो कि ये त्रिभुज ऐसा होता कि ये 5 लिखा होता, ये 5 लिखा होता, ये भुजा जो होती वो 5√2 होती, ना कि 2√5 होती। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि यहाँ से समकोण त्रिभुज बनेगा। आप बोलोगे कैसा त्रिभुज बनेगा? समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। इसके लिए आपको कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, कोई फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें दिमाग में बना के रखो भाई, तो ठीक लगेगा, तभी सवाल जल्दी भी हो सकते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस करो हमारे साथ डेली शाम 5 बजे। और अभी ऑफर है, मौका है, तो जुड़ सकते हो 99 रुपए में कंप्लीट बैच के लिए। ऊपर लिखा हुआ है, आप नंबर देख सकते हो। चलिए, x की वैल्यू फाइंड करनी है, यहां पर x का मान बताना है। अब मैं ये समझ रहा हूं कि अगर x का मान बताना है तो फिर अब इससे ज्यादा सरल क्या बन सकता है अगर मामला देखा जाए तो। x का मान बताना, मान लो कि इसको मिला दिया, तो समान आधार पर वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। तो यहाँ जो कोण आएगा x, उसका 2 गुना होगा। अब बात यह है कि यहाँ पर कोण कौन सा आएगा? आपने डार्ट का एक फिगर पढ़ा है, ऐसा ये फिगर पढ़ा है। अगर ये θ1 है, ये θ2 है, तो ये θ3 होगा। तो इन तीनों कोणों का जो योग होता है, θ1 + θ2 + θ3, जो कोणों का योग होता है वो इस बाह्य कोण के बराबर होता है। अगर इसको मैं मान लेता हूं x, तो मैं अगर ये बोल रहा हूं कि ये 20 है, ये 30 है, और अगर इसको आपने 50 बोल दिया, तो 50 का 2 गुना, तभी तो ये 100 होगा। और इन तीनों को जोड़ने पर 100 तभी सेटिस्फाई भी करेगा। x का मान अगर 100 यहां लिखोगे तब ये 50 होगा, और इन तीनों कोणों का जो योग होगा वो 100 के बराबर तभी हो सकता है ना, अदरवाइज कोई तो बनेगा नहीं बनेगा। तो इसका मतलब हुआ कि जो x पूछ रहा था वो कितने डिग्री है? वो 100 डिग्री है। डार्ट आपने पढ़ा है ना, एरो पढ़ा है ना, वही काम कर रहा है। नेक्स्ट, किसी 6 सेंटीमीटर व्यास वाली गेंद को कुछ पानी से भरे हुए बेलनाकार पात्र में डाला, जिसमें कुछ पानी भरा है। बेलनाकार पात्र का जो व्यास है वो 12 सेंटीमीटर है। यदि पानी का तल इतना ऊंचा उठे कि गेंद को केवल डुबो पाए, तो उठे गए पानी का स्तर क्या है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। हमारे पास जो गेंद है उसका व्यास है 6 सेंटीमीटर, तो उस गेंद की त्रिज्या होगी 3 सेंटीमीटर, और गेंद चूंकि होती गोलाकार, तो 4/3 पाई r³ यानी कि 3 का क्यूब। इस गेंद को डाला गया है किसमें?
बेलनकार बर्तन में बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। जिस बेलन का व्यास 12 है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, 6 होगी, आर स्क्वायर। अब वो कितना ऊंचाई पर उठा है, एच ये निकालना है, बराबर पानी का स्तर पता करना था, कितना स्तर ऊपर उठा है, यानी एच का मान पता करना था, और कुछ भी इसमें कठिन वाला काम नहीं है। मैं ये कह रहा हूं तुमसे समझकर, एक 3 से एक 3 खत्म हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर बचेगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 चौको 36, पाई से पाई खत्म, 4 से 4 खत्म, तो एच का मान सीधे 1 आ गया। अब ये पूछ रहा था कितना ऊपर उठेगा, तो बोलोगे 1 सेंटीमीटर पानी का तल ऊपर उठ जाएगा। अब बनाओ फिर इसके लिए डायग्राम, बैठ के क्या ही फायदा होगा। टाइम अगर वेस्ट करना है तो बनाइए आप डायग्राम, कौन मना कर रहा है, तुम्हें रोक ही कौन पाएगा वहां पर, रोक पाएगा क्या भला। ये एक बड़ी सी संख्या दी है, वो 8 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मान लो कि हमारे पास एक संख्या दी है 4120, या मैं कह रहा हूँ 5120 दी है। इस 5120 को अगर 8 से डिवाइड करना है और डिवाइड करके आपको रिमाइंडर बताना है, तो क्या करोगे। तो आप बोल रहे हो कि 8 छंग 48, 3 बचेगा, 8 चौको 32, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, काम खत्म हो गया, शेषफल यहाँ पर जो है वो 0 आया। अच्छा, जबकि आप ये जानते हो कि 8 की डिविजिबिलिटी सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट पर देखी जाती है, इसके 3 डिजिट मिलाकर 120 संख्या बन रही है। अगर ये देख लेता कि ये 8 से डिवाइड हो रही है, या शेष क्या बच रहा है, तो काम अपना यही हो जाता ना। जैसे 15 बार पूरा पूरा कट गया, अब 15 बार अगर कट गया तो आप यहीं से भी तो बता सकते थे कि रिमाइंडर 0 है। तो वही काम यहां पर होगा। अब 8 से आप इस पूरी संख्या को डिवाइड नहीं करेंगे, आखिरी के 3 अंक जो दिख रहा है ना उसको डिवाइड करिए, यानी 930 को डिवाइड करना है बस 8 से। 8 एकम 8, एक बचा, 8 एकम 8, 50 हो गया, 8 छंग 48, तो रिमाइंडर कितना आया, 50 और 48 के बीच में 2, ऑप्शन बी आंसर बनेगा। अच्छा, ये बात, ये सवाल कोई कठिन नहीं है, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन इस सवाल में, सवाल देखकर अगर आपके दिमाग में ये बात नहीं आई कि आखिरी की 3 संख्याएं 8 से भाग करके चेक करनी है, इसका डिविजिबिलिटी रूल याद नहीं आया, तो सारी पढ़ाई लिखाई वेस्ट हो जाएगी। फिर आप इसमें लगने वाले समय का कम से कम 5 से 7 गुना समय इसमें लगाएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या को भाग देना। आंसर ऐसा नहीं कि नहीं आ जाएगा, आंसर तब भी आए, तो मतलब कोई नहीं बनेगा। चले, सतीश 16,000 की राशि 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश करता है और ब्याज के रूप में 4800 रुपए प्राप्त करता है। यदि कुल मिश्र धन यानी मूलधन प्लस ब्याज एक योजना में निवेश कर दो जो पहले से 5% अधिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज की पेशकश करती है, ओ हो 5% अधिक दर पे भी करती है और चक्रवृद्धि ब्याज पे भी करती है, तो ज्ञात कीजिए कि 2 वर्ष बाद सतीश द्वारा अर्जित कुल ब्याज कितना होगा। अब कुल चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए, सवाल में दम नहीं है, समझने की बात है, बस समझो। 16,000 रुपए उसने लगाए थे, 2 साल में उसको साधारण ब्याज मिला है 4800 रुपए, 1 साल में 2400। 16,000 लगाकर आपको 1 साल में 2400 रुपए ब्याज मिल रहा है, गौर से सुनना भैया। 16,000 रुपए लगाकर आपको 1 साल में 2400 रुपए ब्याज मिला है। मैं पूछ रहा हूं कितने % ब्याज मिला है, 2 जीरो ये खत्म हो गया, 1 जीरो ये खत्म हो गया, 4 से 4 बार ये खत्म, 4 से 6 बार ये खत्म, 2 से 3 बार ये खत्म, 2 से 2 बार ये खत्म, 2 से 5 बार ये खत्म। क्या 15% की दर से ब्याज मिला? और इस 15% को लाने के लिए आपको इतना एक जमा भाग नहीं करना है। आप ये देख लो, 4800 के 2 जीरो से हम इसके 2 जीरो खत्म कर दे, समझो। इसका आधा क्या होगा, 24 होगा। आपको सिर्फ ये बताना है मुझे कि 24 160 का कितने % है। 160 का 10% 16, तो 5% 8, 16 प्लस 8 24, तो 10 प्लस 5 15। यानी हमें यह पता चल गया कि साधारण ब्याज की जो दर है वो बिना किए ऐसे ही करना होता है एग्जाम में। साधारण ब्याज की दर 15% है। अब जो पैसा दिया गया वो 5% और ब्याज पर दिया गया, यानी अब ब्याज की दर हो गई 20%। गौर करिएगा महाराज। और अब मूलधन कितना हो गया, जो मिश्र धन है ना वो हो गया मूलधन प्लस ब्याज।
यानी 16,000 प्लस 4800, अब ये निवेश है तो 16,000 प्लस 4800 का मतलब 20,800 रुपए का निवेश है। अब ये है आपका मूलधन, और कितने समय के लिए लगाया गया, 2 वर्ष के लिए, यानी 20% 2 साल के लिए लग रहा है। तो 20% अगर 2 साल के लिए लग रहा है तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज डायरेक्ट आपको याद होगा कि 44% होता है। 20% अगर 2 साल के लिए लगा तो डायरेक्ट ब्याज कितना है, 44%। और अब मेरे भाई आपके सवाल का उत्तर देखो, यानी कि 20,800 का 44% तुमको निकालना है। बहुत गौर से समझना बात को, ये परसेंट से इसके 2 जीरो खत्म, यानी 208 का गुणा 44 में करना है। अब 208 का गुणा 44 में करने का मतलब ये है कि वो संख्या 4 और 11 दोनों से कट रही होगी, क्योंकि इन्हीं दोनों का गुणा जो होता है वो 44 होता है। 4 से भी कट रही होगी, 11 से भी। 4 से ये कट रही नहीं, 4 से बाकी सारी कट रही है। 11 से चेक कर लो, 2 दूनी 4, 9 5 14, नहीं कट रहा है। 5 2 7, 9 1 10, नहीं कट रहा है। 9 5 14, 1 2 3 कट रहा है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी कि अब जो चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा 9,152 मिलेगा। ये है सवाल। अब मुझे आइडिया इस बात का नहीं कि तुम इसे कैसे कर रहे हो, लेकिन जो मैंने सिखाने की कोशिश करी अगर वो फॉलो करोगे, सीखोगे तो मजा आएगी आपको। बस इतना जरूर कह सकता हूं कि सीख के जरूर जाओगे। ये कभी नहीं होगा, किसी क्लास में नहीं होगा कि यार मैंने आज कुछ सीखा नहीं। मैं गारंटी कर रहा हूं, आप दुनिया भर से कहीं से भी पढ़ाओ, ये जितने बड़े प्लेटफॉर्म हैं रेलवे के लिए जो भी जाने जाते हैं, इवन मैं ये कह रहा हूं कि तुम एसएससी के भी बड़े प्लेटफॉर्म, बड़े नाम जो हैं उनसे भी पढ़ लो, उसके बाद भी अगर आप हमारी क्लास में पढ़ते हैं तो विश्वास करिए आपको डेली कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, ये गारंटी। अगला सवाल, राम एक काम को 60 दिन में कर सकता है और श्याम की तुलना में 25% अधिक कुशल। यदि दिव्या श्याम की तुलना में समान कार्य को 32 ज्यादा दिनों में कर सकती है तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। सभी एक साथ काम करें, अब सुनना ध्यान से। राम जो काम करता है वो 60 दिनों में करता है और श्याम राम की तुलना में 25% कुशल। श्याम राम की तुलना में 25% कुशल है, यानी राम की क्षमता अगर 4 है तो श्याम की 5 होगी। अगर ये क्षमताएं हैं तो दिन कम हो जाएंगे, पक्की बात है। इसका 4 होगा, इसका 5 होगा। यानी अगर राम किसी काम को 60 दिन में कर रहा है जो सवाल में दिया हुआ है, तो इसका मतलब श्याम उसी काम को 48 दिन में कर लेगा, क्योंकि अगर ये उनकी इफिशियंसी है तो लगने वाला टाइम जस्ट अपोजिट होगा। 4 और 5, 5 का मान 60, 1 का मान 12, 4 का मान 48, करेक्ट। दिव्या श्याम की तुलना में समान कार्य को 32 अधिक दिन में कर सकती है, तो दिव्या कितना समय लेगी। आप बोलोगे दिव्या श्याम की तुलना में 32 दिन ज्यादा ले रही, इसमें 32 जोड़ दीजिए, इसमें 32 जोड़ोगे तो हो जाएगा आपके पास 80 दिन। अब आपके लिए बोला गया कि तीनों मिलकर काम कितने दिन में पूरा करेंगे। 60 80 48 का एलसीएम लेना है, 240 हो गया, यानी हमारे पास टोटल वर्क हो गया 240। ये एलसीएम हो गया तीनों का। 48 से ये कटता है 240 5 बार में, 60 से कटेगा 4 बार में, 80 से कटेगा 3 बार। इसकी क्षमता देखो, यहाँ पर राम की पहले ही निकाल चुके हो, श्याम की पहले ही निकाल चुके हो, सिर्फ दिव्या की निकालनी थी, लेकिन हमने तीनों की फिर से आपको बता दी। 5 4 9 3 12, 12 से डिवाइड करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि अगर तीनों मिलकर काम करेंगे तो काम 20 दिन में समाप्त हो जाएगा, और ये आपका आंसर। अब बताओ मुझे कि आपको कभी ऐसा लगा इस सवाल में कि कहीं पर भी कोई चीज ऐसी है जो आपको ना समझ में आई हो या कठिन लगी है क्या। नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। ये सवाल आज का आपका इस सेट का आखिरी क्वेश्चन है, जो कि आप सभी के लिए, आपको जैसा पता है कि मैं 1 या 2 सवाल प्रत्येक सेट में आप सभी को होमवर्क के लिए देता हूं, ताकि मैं ये समझ पाऊं कि आप इसके लिए मेहनत भी तो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये सवाल आपके लिए होमवर्क होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास कैसी लगी ये जरूर बता देना, और फाउंडेशन बैच 1.0 में सभी लोग एनरोलमेंट कर लो, क्योंकि अभी 15 अप्रैल तक सिर्फ 99 रुपए लगने वाला, और मुझे नहीं लगता कि इस 99 में आपको बहुत कोई
बड़ा अमाउंट है। इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिल रही, टेस्ट पास भी मिल रहा है, लाइफ टाइम वैलिडिटी भी मिल रही, पीडीएफ जो जैसे मिलती है सभी के में वैसे ही मिलेगी, ठीक है। और अभी तक मैं ये नहीं कहता हूँ कि हजारों एडमिशन हो गए हैं, मैं अभी तक इसमें जो है लगभग 130 के आसपास एडमिशन हो चुके हैं बच्चों के। 15 अप्रैल तक ये ऑफर रहेगा, मौके का एक सही फायदा आप लोग लें, ठीक है। चलिए बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर दोस्त।